नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आईएएस के एग्ज़ाम में मेंस में पूछा गया था। ऐसे यूपी पीसीएस के भी मेंस में जीएस पेपर 3 में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, एकीकृत कृषि प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? सस्टेनिंग। तो सस्टेनेबल फार्मिंग अगर करना है, सतत कृषि करना है, तो उसमें एकीकृत कृषि प्रणाली एक तरीका है। जब भी संधारित कृषि की बात करें या सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करें तो उसमें एक होता है जैविक कृषि। जैविक कृषि करेंगे तो वो भी एक संधारित कृषि का उदाहरण हम मान सकते हैं। शुष्क कृषि जो है, शुष्क कृषि वो भी एक संधारित कृषि है। ऐसे ही एकीकृत कृषि प्रणाली जो है ये भी संधारित कृषि का उदाहरण है। इससे कृषि उत्पादन को संधारितता प्राप्त होगी। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अब ये सतत कृषि क्या होता है, इसको पहले देख लें हम कि सतत कृषि होता क्या है। परमाणु कृषि, वहनीय या सतत कृषि। वहनीय या सतत कृषि यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वहनीय या सतत कृषि कृषि का वह रूप है जिसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना भावी पीढ़ी के आवश्यक संसाधन आधारों को नुकसान पहुंचाए पूरा करना है। जो हमारा आवर कॉमन फ्यूचर नाम का रिपोर्ट आया था 1987 में, जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं उसमें सतत विकास की अवधारणा आई थी। सेम वही परिभाषा यहाँ पर भी है कि वहनीय या सतत कृषि कृषि का वह रूप है जिसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना भावी पीढ़ी के आवश्यक संसाधन आधारों को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करना। कुल मिलाकर के मिट्टी, पानी, हवा, इन सबको नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। इसे कहते हैं सतत कृषि। संपूर्ण व्यवस्था इस तरह से विकसित होनी चाहिए जो संसाधन संरक्षण, सामाजिक समर्थक, वाणिज्यिक प्रतियोगी तथा पर्यावरणीय सुरक्षित हो। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है जो मानव शरीर तथा पर्यावरण दोनों को नुकसान न पहुंचाए। कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के निम्न तरीके हैं। एक है कृषि संरक्षण, जैविक खेती, समग्र पोषण प्रबंधन, व्यवस्था के माध्यम से मृदा प्रबंधन। तो कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जिसे उस प्रश्न में पूछा गया है कि एकीकृत कृषि प्रणाली कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग को बनाए रख सकती है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग में या उत्पादकता को कैसे सस्टेन कर सकती है, कृषि उत्पादन को कैसे सस्टेन कर सकती है, तो इस प्रकार से कि इसमें जैविक खेती होती है, समग्र पोषण प्रबंधन होता है, मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी ना हो, इसका ध्यान रखते हैं, मृदा का प्रबंधन रखते हैं, दक्षतापूर्ण जल संसाधन प्रबंधन तकनीकों का यूज करते हैं, जल मतलब सिंचाई के ऐसे साधन का यूज करते हैं कि पानी खेत में ज़्यादा ना लगे या पानी की मात्रा कम ना हो, जितना आवश्यकता है उतनी ही उसको पानी मिले। सिंचाई के प्रभावी तरीके का यूज करते हैं, सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति होती है, और घास फूस का उपयोग। फसल प्रबंधन के अंदर बुआई, कटाई, उपयुक्त समय, फसल चक्र का सही उपयोग, मिश्रित खेती, संयुक्त कीट प्रबंधन आदि, इन सब का ध्यान रखते हैं। कृषि की वहनीयता प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि जल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता आवश्यकता के अनुसार हो। कृषि की वहनीयता किस पर डिपेंड करती है कि जल की उपलब्धता और गुणवत्ता आवश्यकता के अनुसार हो, यानी कि खेत में उतना ही पानी यूज करें जितना कि अवेलेबिलिटी और कितना उसको आवश्यकता है उसका भी ध्यान रहे। अतः जल के प्रयोग को दक्षता के साथ बेहतर किया जाना चाहिए। यदि भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर होना है तो जल की प्रत्येक बूंद को अधिकतम उपयोगी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
वहनीय जल प्रबंधन, इसका उद्देश्य पानी की आवश्यकता को गुणवत्ता तथा मात्रा में पूरा करना है, जो सही समय तथा क्षेत्र में उचित कीमत पर बिना किसी बुरे पर्यावरणीय प्रभाव के उपलब्ध हों। मतलब जहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पे पानी वाली फसलें बोएं, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पे शुष्क कृषि कर सकते हैं। फसल का विकास, इसका उदाहरण हम यूपी के संदर्भ में कह सकते हैं कि जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी, यहाँ पे वर्षा कम होती है लेकिन यहीं पे गन्ने की खेती भी ज़्यादा होती है। अब गन्ना की खेती पानी ज़्यादा मांगता है, यहाँ के लिए तो ये सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं होगा। अगर गन्ना की खेती करना भी है तो जो पूर्वी उत्तर पूर्वी जो तराई का इलाका है यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पानी की उपलब्धता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है। लेकिन पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे शुष्क कृषि की जा सकती है, दलहन और तिलहन की खेती की जा सकती है, कपास उत्पादन हो सकता है, आलू उत्पादन हो सकता है। फसल का विकास तथा पानी के दबाव के साथ संवेदनशीलता तथा मिट्टी में जल की उपलब्धता आदि अनेक मानक यह निर्धारित करते हैं कि फसल की सिंचाई कब की जानी है। हालांकि सिंचाई का समय कई बार सिंचाई के तरीके पर भी निर्भर करता है। कृषि में जल प्रयोग दक्षता को बेहतर करने के तरीके क्या हैं? अधिक जल भराव से बचाव। जल प्रयोग दक्षता कैसे बेहतर होगी कि ज़्यादा पानी ना भरें खेत में। जल उपलब्धता के आधार पर फसल का चयन करें। पानी उपलब्ध है तो ज़्यादा पानी वाला बोलें, कम पानी है तो कम पानी वाला फसल बोएं। मिश्रित फसल व्यवस्था, सिंचाई का समय वाष्पोत्सर्जन पर व मिट्टी में जल की मात्रा पर आधारित हो। सिंचाई तब करें जब वाष्पोत्सर्जन की स्थिति देख लें और मिट्टी में जल की मात्रा, नमी क्या है उसको देख लें। अत्यधिक विकास के समय पूर्ण सिंचाई का प्रयोग हो, अन्यथा अर्ध सिंचाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। जल संरक्षण का प्रयास रहना चाहिए। फसल व्यवस्था का चयन तथा प्रबंधन, जैसा कि जल फसल उत्पादन को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है, वहनीय फसल व्यवस्था जो मिट्टी में उपलब्ध नमी को सुनिश्चित करती है तथा अधिकतम मृदा आर्द्रता का समर्थन करती है, इसका उपयोग नमी कम होने की स्थिति में किया जाना चाहिए। एकल फसल व्यवस्था जिसमें लाल चना क्लस्टर ये वो हैं, छोड़ें अब इसको। कम वर्षा वाली स्थिति में फसलों तथा फसल व्यवस्था का चुनाव भी मिट्टी की गहराई, मिट्टी की नमी जैसे कारकों पर निर्धारित हो। खेती मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहयोगी होती है, यह मिट्टी में नमी बनाए रखती है। भारत की फसल पद्धति में प्रमुख परिवर्तन क्या आए हैं उसके बारे में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण नहीं इतना। अब इस प्रश्न पे आते हैं जो पूछा गया था। एकीकृत कृषि प्रणाली फसल प्रणाली में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल संधारणीय संसाधन प्रबंधन पर लक्षित एक संयुक्त दृष्टिकोण है। एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण, तो एकीकृत कृषि प्रणाली में क्या आता है? पशुधन, वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खेती आदि को संलग्न करते हुए संवहनीयता, खाद्य सुरक्षा, किसान सुरक्षा, निर्धनता में कमी लाने के विविध उद्देश्य रखता है। तो इसमें पशुधन भी हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग भी हो गया, वहीं जैविक खेती कर रहे हैं, बगल में मत्स्य पालन कर लिया, तो सब आपस में एकीकृत कर दिए, मिला दिए। इससे किसानों की सुरक्षा भी होगी, संवहनीयता बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा होएगा और निर्धनता में कमी आएगी। भारतीय कृषि क्षेत्र को किसान की आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता और धारणीयता की दोहरी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। इसके लिए एकीकृत कृषि प्रणाली निम्नलिखित आधारों पर सबसे व्यवहार्य विकल्प में से एक के रूप में उभरती है। एकीकृत कृषि प्रणाली विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि और संबद्ध उद्यमों की गहनता के रूप में प्रति इकाई क्षेत्र में आर्थिक उपज बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करके और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से क्षेत्र को लाभदायक बनाने की क्षमता रखती है।
तो यहाँ पे हम देखें एकीकृत कृषि प्रणाली में पहली बात तो जो अलग अलग चीज़ें हैं, पशुधन, वर्मी कंपोस्टिंग, जैविक खेती, इन सबको आपस में मिला दिए। इससे आय तो बढ़ेगी ही, उत्पादकता, धारणीयता भी बढ़ेगी। छोटे किसान, सीमांत किसान के लिए उपयोगी है क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं और रासायनिक उर्वरक इसमें यूज कम होता है, पोषक तत्व की मात्रा इसमें बढ़ाते हैं, तो इससे खेती में जो सस्टेनेबिलिटी है बढ़ती है। एकीकृत कृषि प्रणाली में एक सह उत्पाद उप प्रणाली अन्य उप प्रणाली के लिए इनपुट के रूप में काम करती है, जो इसे पर्यावरणीय रूप से धारणीय बनाता है। इसके अलावा एकीकृत कृषि प्रणाली घटकों को खरपतवार नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है और इसे एकीकृत कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में तो इसमें और बातें आ गई, खरपतवार नियंत्रण, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत कृषि प्रणाली में उत्पादों, सह उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी पुनर्चक्रण, संसाधन विपणन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रणाली की संधारिता की आधारशिला का कार्य करता है। मतलब एक छोटा सा किसान है, छोटा सा खेत है उसके पास में, उसी में ही अपना कर रहा है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बगल में छोटा सा गड्ढा बना लिया, उसमें कर लिया मछली पालन, फिश रेस कर लिए, कुछ 2-4 गाय वाय रख लिए, तो वहाँ से उसका हो गया दुग्ध उत्पादन, तो डेयरी प्रोडक्ट्स उसको मिल जा रहे हैं। यही गाय गोबर ओबर करी तो उसके जैविक खेती में काम आ रहा है। कुल मिला के छोटे से लैंड में ही उसके सारी चीज़ें यूनिफाइड कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, उसे कहते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली। इससे उसकी आय भी बढ़ेगी, खेती की जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी, उसकी जो उर्वरता है बनी रहेगी लंबे समय तक, और छोटी सी ज़मीन में उसकी ज़्यादा ज़्यादा प्रकार की चीज़ें, विविध प्रकार की चीज़ें पा सकता है। भारत के अधिकांश किसान न्यूनतम आजीविका के लिए ही कृषि करते हैं, हालांकि उनके पास जल संचयन, मृदा प्रबंधन आदि का एक समृद्ध पारंपरिक आधार है, जिसे एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। फसल सह उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों का मवेशियों के लिए चारे के रूप में प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। हाँ, फसल के साथ में कुछ और उत्पाद जो उसके निकल गए, जैसे धान काट लिए तो पैरा निकल गया, भूसा निकल गया, तो ये सब मवेशियों के लिए चारे का काम भी कर दिए। पशुधन उद्यमों के साथ फसल के संयोजन से श्रम आवश्यकता में काफ़ी वृद्धि होगी। पशुधन उद्यमों के साथ फसल का संयोजन कर दिए तो इससे श्रम आवश्यकता में काफ़ी वृद्धि होगी और बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। एकीकृत कृषि प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है जो संधारणीय है और जलवायु कुशल कृषि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारत ने जो है किसानों की आय को बढ़ाने का संकल्प लिया है और संधारणीय कृषि प्रथाओं को साकार करने के लिए बेहतर अभिकल्पित एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। एक प्रश्न है, जल प्रतिबलित क्षेत्रों यानी कि वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की भारी कमी है, तो जल प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना, एक परियोजना है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, ये कैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। तो बेसिकली नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का कृषि के उत्पादन बढ़ाने में क्या योगदान है, ये प्रश्न है। वाटरशेड प्रोजेक्ट में जल विभाजक क्षेत्र के अंदर भूमि, जल, पादप, पशु और मानवों जैसे सभी संसाधनों का संरक्षण, पुनरुत्पादकता और विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, जिसे नीरांचल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है,
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी सहयोग के माध्यम से एकीकृत जल विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम का समर्थन करना है, ताकि कृषि समुदायों के लिए संधारणीय तरीके से कृषि पैदावार को बढ़ाते हुए जल, मिट्टी और वन सहित विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों हेतु वृद्धिशील संरक्षण परिणामों में सुधार लाया जा सके। भारत के जल प्रतिबलित क्षेत्रों जैसे उत्तर पश्चिमी भारत, फिर विदर्भ क्षेत्र आदि सूखे और जल की कमी जैसे संकट से ग्रस्त हैं और इससे इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना में निम्नलिखित दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। परियोजना ने सतह अपवाह को कम करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब कि पानी बरसा, सारा पानी बह गया, ऐसे ना हो। सतह अपवाह वो कम करे, पानी को स्टोर करें, इकट्ठा करें, तालाब वालाब बनाए। तो वाटरशेड प्रोग्राम ये है कि सतह अपवाह को कम करना, जिससे जल प्रतिबलित क्षेत्रों में जहाँ पानी कमी है उन क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण, जमीन के अंदर पानी को स्टोर करें, मृदा की नमी और जल की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। यह किसानों को सतह और भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद करता है। इससे वृद्धिशील कृषि उत्पादकता बढ़ी है और भूमि, जल, वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से फसल गहनता में वृद्धि हुई है। यह अपक्षयित और कमज़ोर जल प्रतिबलित क्षेत्रों में वनीकरण और फसल रोपण के माध्यम से वनस्पति आच्छादन बढ़ाकर और मृदा क्षरण को कम करके पारिस्थितिक संतुलन की बहाली में मदद करती है। किसानों और आदिवासियों सहित स्थानीय लोगों की बृहद भागीदारी किसी भी वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, विशेष रूप से मिट्टी और जल संरक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि अल्प सामुदायिक भागीदारी, कार्यान्वयन विभागों एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी जैसी कई चुनौतियां वाटरशेड परियोजना के समक्ष बनी रही हैं, परियोजना और इसके लाभों के बारे में लोगों को उचित रूप से जागरूक कर और कभी कभी उन्हें कुछ भुगतान प्रोत्साहन प्रदान कर व्यापक जन भागीदारी का अवसर दिया जा सकता है। ये था। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको देख लें। क्रॉप पैटर्न क्या होता है? कृषि प्रतिरूप, फसल प्रतिरूप क्या है? किसी दिए गए कृषि क्षेत्र में किसी भी वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का वितरण फसल प्रतिरूप कहलाता है। फिर से, फसल प्रतिरूप, क्रॉप पैटर्न क्या है? किसी दिए गए कृषि क्षेत्र में किसी भी वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का वितरण फसल प्रतिरूप है। तो कितने खेत में क्या बोया जा रहा है, इसे कहते हैं फसल प्रतिरूप। भारत में फसल प्रतिरूप की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। तो किसी दिए गए कृषि क्षेत्र में किसी भी वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का वितरण कैसे कैसे है, वह क्रॉप पैटर्न। कृषि प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, यानी कितने क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाएगी, कौन कौन सी प्रकार की फसल बोई जाएगी, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? भौगोलिक कारक, संरचनात्मक कारक पर डिपेंड करता है, राजनीतिक कारक। 3 चीज़ें हैं, संस्थागत, संरचनात्मक, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जलवायु, उच्चावच मिट्टी प्रमुख है। वर्षा की मात्रा, अधिकतर नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रतिरूप का विकास हुआ है। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम स्थित क्षेत्र में मुख्यतः गेहूं एवं मोटे अनाज आधारित फसल प्रतिरूप को अपनाया गया है। ये लाइन प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम स्थित क्षेत्र में मुख्यतः गेहूं और मोटे अनाज होते हैं, तो फसल प्रतिरूप वहाँ पे ऐसा है। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम स्थित क्षेत्र में मुख्यतः गेहूं एवं मोटे अनाज आधारित फसल प्रतिरूप को अपनाया गया है।
मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता के कारण असिंचित क्षेत्रों में किसान बहुफसली कृषि करते हैं। जहाँ पे असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे बहुफसली कृषि करते हैं, जिसके कारण फसल प्रतिरोध की विविधता बढ़ जाती है। कपास की दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास आधारित फसल प्रतिरोध का चयन किया जाता है। तो इसे भौगोलिक कारक में है। भौगोलिक कारक में वर्षा, मिट्टी, इन सब पर डिपेंड करेगी मामला। अनुकूल ढाल एवं पर्याप्त वर्षा के कारण पर्वतीय ढलानों पर चाय, कॉफ़ी, मसाले की खेती हो जाती है। लेकिन संरचनात्मक कारक भी फसल प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। इनमें सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि प्रमुख हैं। संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के पश्चात ही उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास आदि फसलों के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। परिवहन, भंडारण, विपणन की सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप हालिया समय में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्रफल में तेजी से वृद्धि हो रही है। संस्थागत कारक क्या था? संरचनात्मक कारक। संस्थागत कारक, भारत के अधिकांश खेत छोटे एवं बिखरे हुए हैं तथा अधिकांश किसान गरीब हैं। इन कारणों से भारत में मुख्यतः खाद्यान्नों की जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। संस्थागत सुधार के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत में वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। परंपरागत मानसिकता से ग्रसित होने के कारण भारतीय किसान नवोत्पादों को अपनाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी समान फसलों की कृषि करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें कुछ परिवर्तन आया है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारक भी फसल प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। सरकार की मूल्य नीति, आयात निर्यात नीति, सरकार की मूल्य नीति, आयात निर्यात नीति, ऋण बीमा, सब्सिडी की उपलब्धता, कृषि आदानों की उपलब्धता जैसे कारक भी फसल प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप तथा तिलहन की कृषि को प्रोत्साहित किए जाने के कारण तिलहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हाल ही में दलहन के समर्थन मूल्य में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप दलहन के क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो भौगोलिक कारक, फिर संस्थागत कारक और कह लें कि प्रशासनिक कारक भी जिम्मेदार हैं। कृषि गहनता या फसल गहनता क्या होता है? क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी मीन्स होता है कि एक खेत में हम एक साल में कितनी पैदावार, मतलब कितनी बार बो पा रहे हैं। अगर हम इसी 1 एकड़ खेत में 2 बार बुआई कर पा रहे हैं एक साल में, तो इसकी इंटेंसिटी है 200%। कृषि गहनता का निर्धारण किसी कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस संप्रत्यय के माध्यम से कृषि भूमि की क्षमता के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी मिलती है। सूत्र क्या है कृषि गहनता का? सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। भारत में औसत कृषि गहनता कितनी है? 135% है, जो विश्व के देशों की कृषि गहनता के संदर्भ में निम्न है। भारत में औसत कृषि गहनता 135% है, चीन में 190%। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 54% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, जिसमें 47% शुद्ध बोया गया क्षेत्र और 7% भूमि पड़ती रहती है। शुद्ध कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना नहीं है। भविष्य में औद्योगिकरण, नगरीकरण व अन्य विकास कार्य आदि के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण शुद्ध फसलगत क्षेत्र में कमी की आशंका है, जबकि खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि गहनता में वृद्धि आवश्यक है। संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी सुधार के द्वारा कृषि गहनता बढ़ाई जा सकती है। संस्थागत, संरचनात्मक तथा तकनीकी सुधार के द्वारा कृषि गहनता बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में भारत के कुल कृषि क्षेत्र के मात्र 45% भाग पर सिंचाई की जाती है। अतः सिंचित भूमि के विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के पर्याप्त रखरखाव के अभाव के कारण सिंचाई क्षमता का अल्प प्रयोग हो रहा है, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। वैसे क्षेत्रों में जहां आयातित जल के द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती है, वहां वर्षा जल संचय के द्वारा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शुष्क कृषि का विकास आवश्यक है। अब शुष्क कृषि क्या होती है, खाली डेफिनेशन देख लें। वह तकनीक जिसमें बिना सिंचाई के ही कृषि की जाती है शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत फसलों के उगाने हेतु सीमित नमी को संचित किया जाता है। इसमें खेतों की जुताई करके नलिकाओं द्वारा जल के वाष्पीकरण को रोकने का प्रयास किया जाता है। इसमें कम समय में तथा कम नमी में उत्पन्न होने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। विशेषताएं क्या हैं? यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्ष में लगभग 7 से 8 माह तक आर्द्रता की कमी होती है। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था कमी के कारण फसलों के उत्पादन हेतु वर्षा पर निर्भरता रहती है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में ज़्यादातर छोटे किसान ही रहते हैं। महत्व क्या है कि दाल का उत्पादन हम कर सकते हैं यहाँ पे, और तिलहन, मक्का, ज्वार, बाजरा जो शुष्क कृषि वाले हैं। लेकिन समस्याएं क्या है? वर्षा अनिश्चित रहती है, अनियमित और परिवर्तनशील रहती है वर्षा, ये समस्या वाली बात है। और मिट्टी में ह्यूमस एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी रहती है, मृदा की उर्वरता में कमी रहती है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में वायु द्वारा मृदा अपरदन की समस्या भी रहती है। सिंचाई व्यवस्था का अभाव रहता है और पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है। इसलिए जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि में फसल की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने हेतु हरी खाद, गोबर की कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, जीवाणु कल्चर, फसल चक्र, बायोपेस्टिसाइड्स, बायो एजेंट, इन सब का यूज करते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कृषि की जाती है। जैविक कृषि के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद के उपयोग में कमी होने से कृषि की लागत में भी कमी होती है, अतः यह गरीब एवं निर्धन कृषकों हेतु काफ़ी कारगर है। जैविक कृषि के कारण भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे फसलों को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। जल का उपयोग कम होने से भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है और रासायनिक खादों के उपयोग में कमी होने से मृदा तथा खाद्य पदार्थ में जल के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग अधिक होती है, परंतु भारत में जैविक कृषि के प्रयोग में कुछ बाधाएं हैं जिनका समाधान करना अति आवश्यक है। जैसे रासायनिक कृषि वाले खेतों को जैविक कृषि योग्य भूमि संसाधन में परिवर्तित होने में समय लगता है। प्रारंभ में फसल की उत्पादकता में कुछ कमी आती हो सकती है, जो कृषकों के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि रासायनिक कृषि के कारण मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, अतः उनके फिर से उत्पन्न होने में थोड़ा समय लग सकता है। सतत कृषि तो पहले ही पढ़ लिए। ये हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।